ना ये जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? तस्वीर क्या दिख रही है? पीएम मोदी जिन गारंटियों की बात कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने रैलियां करनी शुरू कर दी हैं, और दूसरी ओर अभी सपा कांग्रेस इनकी उस तरह से तैयारियां नहीं शुरू हो पाई हैं। क्या तस्वीर आपको यूपी में दिखाई दे रही है? देखिए, सर्वप्रथम मैं ये कहूँगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे भारतवासियों को सुरक्षा के लिए जो उनके पैरामीटर्स हैं, चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी हो, चाहे उन्होंने बॉर्डर एजेंसी पे काम किया हो, चाहे उन्होंने जो डिफेंस कॉरिडोर का एक सेटअप किया हो, ये बहुत बड़ी बात करी है। और मेड इन इंडिया जो उनका कॉन्सेप्ट है, ये मुझे लगता है बहुत पहले अगर आ जाता तो भारत आज फिर से जो है, जो कहते थे कि सोने की चिड़िया है, वो फिर से बनना चालू हो जाते। पर जो है पहले के लोगों में इतनी दूरदर्शिता नहीं थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि एक सामर्थ्यवान भारत की तरफ हमको अग्रसर करना है और हर चीज़ में ग्रोथ हो रही है। और कितनी जो आप कह रहे हैं जो मोदी जी की गारंटी है हर चीज़ के लिए, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो इज्जत घर हो, टॉयलेट्स क्या हो, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हो, वुमेन हेल्थ को लेकर के वो बहुत ज़्यादा सजग है। अपने मन की बात में ऐसी ऐसी कहानियाँ बताई हैं उन्होंने जो कि हम सोच नहीं सकते उन ट्राइबल वुमेन के लिए। हम सोच नहीं सकते कि कभी जो है उन ट्राइबल्स के बारे में हम आम इंटरव्यू में भी बात करें, चाहे वो किसी भी आप पुराने नेताओं का ले लीजिए। तो प्रधानमंत्री जी ने देखिए एक बहुत बड़ा कृत्य किया है और जो जो कहा है वो किया है। मुझे एक बात और बताइए अपर्णा कि यूपी का आपको क्या सीन दिख रहा है? बीजेपी 80 में 80 की बात कर रही है। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी की चुनौती के आगे या कांग्रेस साथ मिल गई, ये इतना आसान है 80 में 80? देखिए, मैं तो समझती हूँ कि कोई भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में इस समय कहीं है ही नहीं। आप किसी से भी लोकल सर्वे कर लीजिए, लोकल जो है, और ये जो बोलते रहते हैं गोदी मीडिया, भाई मीडिया का काम, मीडिया एक इम्पॉर्टेंट स्तंभ है। 4 स्तंभ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, चौथा सबसे इम्पोर्टेंट जो है स्तंभ माना गया है। तो आप इस प्रकार की बात क्यों करते हैं? विपक्ष क्यों करता रहता है गोदी मीडिया? भाई जो सर्वे होगा, जो लोग बोलेंगे, वही तो दिखा रहे हैं आप लोग। और कहीं भी पूछ लीजिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के फेस पे लड़ा जा रहा है ये चुनाव। मैं आपसे और जानना चाहूँगा, प्रधानमंत्री ने एक बात कही कि सपा में ऐसे टिकट बदल रहे हैं कि कुछ लोग होता है कुछ घंटों का टिकट पाते हैं, ऐसे टिकट मिलता है, ऐसे बदल जाता है। आपकी जानकारी में मैटर आया होगा, टिकट बदलने वाला है, टिकट दिया जा रहा है फिर बदल दिया जा रहा है, ये क्या दिखाता है? आई थिंक दे आर नॉट एबल टू रैशनलाइज कि किसको दें किसको ना दें, और उनके अंतर मन में जरा मंथन चल रहा होगा। पर मुझे लगता है कि ये पब्लिक में आने से पहले, लिस्ट पब्लिक में आने से पहले हमेशा जो है 4 बार सोचना चाहिए कि हम क्या पब्लिक में जो है देने जा रहे हैं, क्योंकि जनता बहुत कुछ उससे देखती है। क्योंकि आपका वो कागज़ सिर्फ एक पार्टी दस्तावेज़ या इलेक्शन कमीशन के लिए नहीं होता है, वह एक दर्पण होता है कि आपकी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। और अगर आप सोच समझ के बिना कोई भी काम करते हैं, वो कहते नहीं है, एक इंग्लिश में कहावत भी है कि कट वंस एंड मेजर ट्वाइस, यानी एक बार काटो और 2 बार मेजर करो। ये टेलर के लिए भी कहा जाता है। एक बार वो कट गया कपड़ा कोई भी, तो वो दोबारा जो है दूसरे नाप में नहीं बन पाएगा। तो मुझे लगता है कि ये व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए, ये पार्टी के लिए भी है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो हो रहा है वही बता रहे हैं वो अपने भाषण में, तो उसमें कोई गलत बात कही नहीं। मुझे एक बात और बताइए कि ये बड़ा प्रासंगिक सवाल मैं कर रहा हूँ, कुछ जगहों पर ये भी चर्चाएं हो रही हैं, विपक्ष की ओर से भी ये कहा जा रहा है, कुछ दलों की ओर से, कि राजपूत बीजेपी से नाराज हैं। मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका भी एक बैकग्राउंड है। अपर्णा बिष्ट यादव से बात कर रहा हूँ, आप उस बैकग्राउंड से आती हैं। आपको लगता है कि राजपूतों में ऐसी कोई नाराजगी हो सकती है कि उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है बीजेपी में? देखिए, राजपूत रिप्रेजेंटेशन की तो मैं नहीं समझती हूँ कि किसी भी तरीके की नॉन रिप्रेजेंटेशन हो रहा है बीजेपी में। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं, और मुझे लगता है कि कितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो सब ठाकुर हैं। सेकेंडली, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर वो ठाकुर हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ठाकुरों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मैं दूसरी बात कह रही हूँ, अभी जो एमएलसी की लिस्ट आई उसमें भी जो है ठाकुर थे।
तो ऐसा नहीं है कि ठाकुरों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और जो ये बात कह रहा है वो अपने आँखों पर मुझे लग रहा है धृतराष्ट्र की तरह पट्टी बांध चुका है कि ठाकुरों का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। भाई चीफ मिनिस्टर ठाकुर है, कैबिनेट मंत्री जितने भी हैं ज़्यादातर ठाकुर हैं, आपके जो है राज्य मंत्री भी हैं वो भी ठाकुर हैं, आपके अभी एमएलसी ये जो ताज़ा एमएलसी बने उसमें भी ठाकुर हैं। मैं तो कहूँगी कि अब जो है प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जो है और भी जातियों को लेकर के आना चाहिए और ऐसा एसिमिलेशन हो भी रहा है। मुझे एक बात और बताइए, ये तो मैंने आपसे वो बात पूछ ली जो कि पब्लिक डोमेन में चीज़ें चल रही हैं। अब आपसे जब भी बात करता हूं तो ये भी लोगों के जहन में होता है कि अपर्णा यादव क्या कर रही हैं। आपका भी एक पक्ष है, आपकी भी एक अंडरस्टैंडिंग है, रीच है, फॉलोअर्स हैं आपके जो अपर्णा यादव को हर बड़े चुनाव में ढूंढते हैं। अपर्णा यादव के पास क्या जिम्मेदारी है, क्या कर रही हैं इन दिनों अपर्णा यादव? मैं समझती हूँ कि पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के उद्देश्य हैं, जो मूल्य हैं, उस पर एक डटे हुए सिपाही की तरह मैं चल रही हूँ, काम कर रही हूँ। और पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए अपर्णा यादव को जो भी आदेश होगा पार्टी की तरफ से मैं उस पर अग्रसर रहूंगी। दूसरी बात है, पार्टी मेरे बारे में सोच रही है ये मुझे पता है, और जो भी करेगी अच्छा ही करेगी। यादव हूँ, यादवों के बारे में बात भी रखी हूँ और रखती भी हूँ। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, जो सिर्फ कुछ ही यादव को देखना चाहते हैं, वो शायद अपर्णा यादव की बात नहीं सुन पा रहे हैं या समझना नहीं चाह रहे हैं। पर मैं लगातार अपने यादव भाई बहनों के बीच में जा रही हूँ। इस बार भी जब चुनाव हुआ था, पिछले बार जब योगी जी की दूसरी सरकार बनी थी, तो भी मैं यादव गाँव में गई थी और यादवों के बीच में जा कर के मैंने जगह जगह वोट मांगे थे। उन सभी पोलिंग बूथ्स पे, उन सभी जगहों पे हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, बीजेपी बहुत वोटों से आगे रही। तो ये मुझे लगता है कि मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि है कि बताइए, बीजेपी के सहारे मैंने यादवों को जो है बीजेपी में लाने का काम ये किया। आपने बड़ी एक अहम बात बताई कि यादवों को आपने बीच में लाने का काम किया, और आपने ये कहा कि मैं यादव हूं, और जो कुछ यादवों को की बात कर रहे हैं, ये कुछ यादवों और बनाम अपर्णा यादव, ये क्या है पूरी कहानी? देखिए, मैं समझती हूँ कि कुछ लोग सिर्फ जो है एक जो है शायद एक ही कहते नहीं कि एक सिरमौर को मानना चाहते कि भाई बस एक ही लोगों को हम मानेंगे। आदरणीय नेताजी की मैं बहू हूँ और मैं बहुत गर्व से बोलती हूँ ये बात। और जहाँ भी मैं कहूँगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी हर जाति विशेष के लिए काम किया है। जब उन्होंने ये बात कही अपने मन की बात में कि हम ऐसे ऐसे ट्राइबल वुमेन के बारे में भी बात करें, तो ये बात बहुत पहले आई थी। मेरे मन को बड़ा छुआ ये बात। और जब नेताजी ने उनको दोबारा आशीर्वाद दिया था प्रधानमंत्री बनने का, तो उनसे मैंने घर आकर के पूछा भी था, वो उस समय जिंदा थे, और उन्होंने ये बात कही कि देखो बेटा, वो बहुत जो है समझदार हैं और वो दोबारा प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं, और मोदी जैसे व्यक्ति की ज़रूरत है भारतवर्ष को। ये नेताजी ने आपसे कहा था कि मोदी जैसे व्यक्ति की जरूरत है भारतवर्ष को। तभी मैं ऐसा बोल करके आया पार्लियामेंट में, क्योंकि मेरा सवाल था कि आप तो जो है समाजवादी पार्टी में हैं और आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को फिर से आशीर्वाद दिया। लोग इस पे बहुत चर्चा कर रहे हैं, बहुत डिबेट हो रहा है कि भाई आपने इस तरह से क्यों बोला। तब उन्होंने बोला कि मोदी जैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है। तो मोदी सिर्फ एक आदमी का नाम नहीं है, अब ये छवि, अब ये व्यक्तित्व बन चुका है। ये पर्सोना, ये ऑरा जो वो कैरी करते हैं अपने साथ, यह मुझे लगता है उन्होंने खुद बनाया है, और उसके लिए मुझे लगता है हर भारतवासी फिर से तिबारा प्रधानमंत्री बनाएगा। मुझे एक बात और बताइए अपर्णा, कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, अभी कई सीटें बाकी हैं जो अनाउंस नहीं हुई हैं, क्या अपर्णा यादव भी दावेदारी में है क्या? ये भी सवाल पूछा जा रहा है। ये तो पार्टी हमारी बहुत बड़ी है, राष्ट्रीय पार्टी है, हर व्यक्ति का काम देख रही है, हर व्यक्ति का स्टैटिस्टिक्स से लेकर के डेटा जाता है पार्टी के पास। पार्टी को यथावत पता है कि कौन कितना जिम्मेदार है, कौन कितने पानी में है और कौन कितना पानी में नहीं है, कौन कितना काम कर सकता है। तो उनको सब पता है। जो भी पार्टी कहेगी, अपर्णा यादव डट करके पार्टी के साथ खड़े। मैं आपसे और इसको स्पेसिफिक करूं, रायबरेली की एक सीट है जहां ये चर्चा है कि प्रियंका गांधी वहां से लड़ सकती है, ये चर्चा है, क्या अपर्णा यादव तैयार हैं टक्कर देने के लिए? देखिए, मैं समझती हूँ कि इन लोगों का तो जनाधार ही खत्म हो चुका है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका तर्पण हो चुका है। अब मैं नहीं समझती हूँ कि कांग्रेसियों को जो है कोई भी व्यक्ति अपने सामने लाना भी चाहता है। और जिस प्रकार की बातें चल रही हैं, उनके जो दिन प्रतिदिन घोटाले और ज़बरदस्त तरीके से, जो मैं समझती हूँ कि पॉलिटिकल गैर जिम्मेदाराना वाले बयान आते हैं, चाहे वो महिला उत्पीड़न पर हो, चाहे महिलाओं के ऊपर जो है कमेंट हो,
उनके स्पोक्स पर्सन जो है इतनी भद्दी, इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, तो मुझे लगता है कि इस पार्टी का कोई जनाधार अब बचा मैं अपर्णा चुनौती की बात कर रहा हूँ। रायबरेली की चुनौती, प्रियंका गांधी की चुनौती के लिए अपर्णा तैयार? नहीं है कि ये क्या मतलब सिर्फ एक परिवार की वो रहेगी क्या? क्यों नहीं लड़ सकते? अगर पार्टी बोलेगी तो बिल्कुल लड़ेंगे, मगर मुझे लगता है कि वहाँ पर और भी लोग हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप पार्टी जैसा कहे अपर्णा यादव उसके लिए तैयार। पार्टी कहेगी तो प्रियंका खिलाफ लड़ने को तैयार है, अब बिल्कुल पार्टी अगर कहेगी तो क्यों नहीं लड़ने के तो आप टक्कर दे पाएंगी प्रियंका गांधी को? पार्टी पूरी लग जाएगी, पार्टी के साथ अपर्णा यादव लगी हुई है, क्यों नहीं ऐसे, और कीचड़ में ही कमल खिलता है, तो ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा। आपके अंदर ये आत्मविश्वास है अपर्णा? मैं व्यक्तिगत सवाल कर रहा हूँ कि आप प्रियंका गांधी को हरा सकती हैं? बिल्कुल हरा सकती हूँ, क्यों नहीं हरा सकती हूँ मैं। जब मैं इतने बुरी परिस्थिति में लड़ी थी चुनाव, समाजवादी पार्टी से जब लड़ी चुनाव में, तो वहाँ कैंट विधानसभा से लड़ी, मैं विधानसभा का चुनाव लड़ी थी। वो तो इतना मुझे लगता है झगड़ा ना हुआ होता तो विधानसभा भी जीत जाती, पर उस समय शायद भाग्य में नहीं होगा, या जो भी इस तरीके की डायनेमिक्स थी उस समय, वरना वहाँ भी मैं दूसरे नंबर पे ले आई समाजवादी पार्टी को, जहाँ समाजवादी पार्टी का कोई आदमी नहीं था, टीम जीरो थी। तो यहाँ पर तो भाजपा है, यहाँ पर मेरे मतलब वो कहते नहीं कि मन भी मिलता है और जो है समझ भी मिलती है, और प्रधानमंत्री जी की पूरी, मैं समझती हूँ पूरी एक हवा है, लहर है, तो क्यों नहीं। मुझे एक बात और का जवाब और दीजिए अपर्णा, और मैं इंटरव्यू के आखिरी चरण में हूँ और इसलिए आपसे पूछ लेता हूँ कि आप बड़ा पारिवारिक मूल्यों का बड़ा आप आदर करती हैं, जितना मैंने आपको समझा अभी तक। आपसे पता नहीं कितनी बार मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, जितनी बार मैं परिवार के बारे में पूछता हूँ, अपर्णा यादव बहुत ही संवेदनशील तरीके से जवाब देती हैं। और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये पूछा जा रहा है, ये कई बार चर्चा उठी कि मैनपुरी के बारे में, क्या अपर्णा यादव मैनपुरी में जाकर के जेठानी को टक्कर दे सकती हैं? कभी कुछ ऐसा आपके जहन में आया क्या? नहीं, मेरे जहन में कभी इस प्रकार की बात नहीं हुई, कभी ना मेरे जहन में इस प्रकार की बात आई है। और मैं अपने बड़ों का बहुत आदर करती हूँ, और आज से नहीं, मैं शुरू से करती हूँ। और मैं जितना अपने परिवार को मानती हूँ, देखिए वैचारिक हमारी बात नहीं मैं समझती थी मिलती है, तो मैंने अपनी पार्टी बदल दी, और मैंने यह सब किया अपने सास ससुर के रहते हुए। ऐसा कोई भी चीज़ मैंने छुपी छुपौल या इस तरीके से नहीं किया कि मैंने उनको बताया ना हो और मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली हो। तो मैं देखिए सब कुछ अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर के मैंने किया। अपर्णा यादव किसी भी सूरत में डिम्पल यादव का की चैलेंजर नहीं बन सकती? मैं देखिए मैं उनका बहुत आदर करती हूँ, इसलिए नहीं कि वो एक पॉलिटिकल, वो मेरे लिए कभी पॉलिटिकल फिगर नहीं, वो मेरे लिए हमेशा मेरी बड़ी जेठानी है और मेरी बड़ी भाभी हैं, तो मैं उनका उस प्रकार से बहुत आदर करती हूँ। और मैं जहाँ तक है परिवार को हमेशा ये समझती हूँ कि जो भी हो जाए, हम कम से कम एक दूसरे के सामने कभी भी खड़े हों, जीवन के किसी भी पड़ाव पे हम कुछ भी बन जाएं, कुछ भी हों, हमारे बच्चे, हमारे परिवार सब मिलना जुलना, तीज त्योहार सब रहता है, तो हम लोग नमस्ते कर सकें, एक कप चाय पी सकें, तो ये होना चाहिए। और हर समय जीवन में सिर्फ राजनीति नहीं होती, परिवार भी कुछ होता है, और हम लोग भारतीय लोग हैं, भारतीय संस्कार। मेरी बात का इतना ज़रा साहित्यिक और भावनात्मक जवाब दिया है, इसको मैं अगर खबर की भाषा में समझूं तो देवरानी का जेठानी को चैलेंज करने का कोई इरादा नहीं? वो कभी भी नहीं था, नहीं रहेगा, और उनके लिए हमेशा आदर है। उनके मन में क्या है ये वो बता सकती हैं, मगर मेरे मन में हमेशा उनके लिए आदर सम्मान है।